इस मीडिया में हम विराम चिन्ह और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को पढ़िए और देखिए। आप कहाँ रहती हैं? मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। आपके चाचा चाची मेरे माता पिता के मित्र हैं। रुको, अभी मत जाओ। वाह, ये बगीचा कितना सुंदर है। इन सभी वाक्यों में हम कोई न कोई चिन्ह देख रहे हैं। इन चिन्हों का अपना महत्व होता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों का वाक्य को बोलने और लिखने दोनों में अपना महत्व है। अगर हम इन चिन्हों के बिना वाक्य लिखते और बोलते हैं, तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अलग अलग प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उपविराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, लाघव या संक्षेपण चिन्ह, पदलोप चिन्ह। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि वाक्य पूरा हो चुका है। जैसे, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, रवि स्कूल जाता है। यह दोनों ही वाक्य पूर्ण वाक्य है, इसलिए इनके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। पूर्ण विराम के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। वाक्य में अगर थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, रुको, मत जाओ। गीतू, नेहा और प्रिया तीनों आज साथ पढ़ने वाली हैं। यहाँ पहले वाक्य में रुको के बाद अल्प विराम लगाने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रुकने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरे वाक्य में अल्प विराम लगाने से अधिक व्यक्तियों को अलग किया जा रहा है। अल्प विराम के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। जहाँ वाक्य में पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना हो, या एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताना हो, तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। यहाँ वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने और संबंध बताने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अर्ध विराम के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का भाव हो, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, तुम कल कहाँ थे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ दोनों ही वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का भाव है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है, अर्थात वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य,
करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि शब्द जैसे ओ, हाय, आ, छी, अरे, शाबाश के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, ये कितना गंदा है, शाबाश, तुम जीत गए। यहाँ पहले उदाहरण में घृणा और दूसरे उदाहरण में हर्ष प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ छी और शाबाश के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। जब किसी शब्द या कथन को अलग दिखाना हो तथा जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जा रहा हो, वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिव के अनेक नाम हैं, शंकर, भोला, महाकाल, रुद्र, महेश। प्रदूषण एक अभिशाप। उपविराम के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख दोनों ही जीवन के अंग हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पहले वाक्य में संबंध बताने और दूसरे में किसी के द्वारा कही गई बात को बताने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। किसी की कही हुई बात या किसी बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इखरा और दोहरा। जैसे दैनिक भास्कर हिंदी अखबार है। भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। उद्धरण चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आम की निम्न किस्में पाई जाती हैं। इस देश के प्रमुख स्थान हैं। यहाँ पहले वाक्य में सूचना और दूसरे में जानकारी दी जा रही है, इसलिए यह विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विवरण चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब जानते हुए भी वह मूक, चुप या मौन रहा। जनक पुत्री सीता भगवान राम की पत्नी थी। यहाँ मूक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए और जनक की पुत्री कौन थी यह बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। जब किसी वाक्य में कोई शब्द छूट जाए तो उस शब्द को वाक्य में लिखने के लिए हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल वो गया था, मैं मेरे पिताजी के गया। इन वाक्यों में बाजार और साथ शब्द छूट गया है, तो हम इसे त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर लिखेंगे। कल वो बाजार गया था, मैं मेरे पिताजी के साथ गया। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए
कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स MA। यहाँ M और A के बाद लाघव चिन्ह लगाकर उसे संक्षेप में लिखा गया है। लाघव चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। जब वाक्य को लिखते समय कुछ अंश पाठक की कल्पना के लिए छोड़ दिए जाए तो वहाँ पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ काम कर दूंगा पर। यहाँ वाक्य में पर के बाद कुछ अंश छोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पदलोप चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। आइए अब पाठ में आए मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। अलग अलग प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए विराम चिन्ह के प्रयोगों को एक बार संक्षेप में देखते हैं।